हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। गाइस, जो आज आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट सेकंड हुआ है, उसी की वीडियो एनालिसिस लेके मैं आ रहा हूँ। तो ये डिफरेंट सेक्शंस है, 6 सेक्शंस है। एवरी सेक्शंस कंटेन 20 क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन टू डिस्कस द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओब्लिक आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट्स हमारे पास है। फर्स्ट स्टेटमेंट, वार्ड मजलिस मीट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ। सेकंड स्टेटमेंट, हल्का मजलिस मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। थर्ड स्टेटमेंट, वार्ड मजलिस इज प्रिजाइडेड बाय सरपंच। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, कोरम ऑफ वार्ड मजलिस शैल नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1 and 4। सेकेंड ऑप्शन है 1, 2 and 4। थर्ड ऑप्शन है 2, 3 and 4। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इन ऑप्शन में हमने चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, लेकिन जैसे थर्ड ऑप्शन पे आओगे आपकी नज़र पड़ेगी थर्ड ऑप्शन पे, तो यहाँ लिखा है वार्ड मजलिस इज प्रिजाइडेड बाय सरपंच। तो गाइज ये ध्यान रखना है, वार्ड मजलिस जो होती है उसको सरपंच प्रिजाइड नहीं करते, उसको पंच सर प्रिजाइड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या है, 3 काटेंगे। ऑल ऑफ दीज वाला सबसे पहले कटेगा, सेकंड भी कटेगा। ठीक है, बाकी तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास बचे। ए ऑप्शन में 1 and 4 और सेकंड ऑप्शन में 1, 3, 4। लेकिन सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फर्स्ट भी सही। दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज दिस, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? ऑल डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस, सेकंड एमएलएज, थर्ड चेयरपर्सन ऑफ बीडीसीज एंड ऑल ऑफ दीज। तो गाइज ये ध्यान रखना है, ये सब के सब जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर है। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट रिसेप्टेंट ऑफ अशोक चक्र अवार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो अशोक चक्र अवार्ड जो है कश्मीर से किसको मिला? तो यहां पे ध्यान रखना है, सबसे पहले जो अशोक चक्र अवार्ड जो है, अगर यहां देखेंगे तो वो है नज़ीर अहमद वानी। नज़ीर अहमद वानी। तो गाइज इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। नज़ीर अहमद वानी जो है, लसनाइक नज़ीर अहमद वानी, इसको पहला अशोक चक्र अवार्ड मिला। इसके रिलेटेड आर्मी गुडविल स्कूल वजूर में जो है इसके नाम पे रखा हुआ है। इसका नाम रखा है स्कूल का अब शहीद लसनाइक नज़ीर अहमद वानी। तो गाइज यहां पे और पर्सनैलिटी है, आदर्श सेन अनंत, रमेश्वर नाथ कोल और टीएस ठाकर। तो ये पर्सनैलिटीज जो है इनके रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आदर्श सेन की बात करेंगे तो 29th चीफ जस्टिस, 29th सीजीआई ऑफ इंडिया फ्रॉम J&K, जम्मू एंड कश्मीर से थे। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश्वर नाथ कोल। रमेश्वर नाथ कोल इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, वाइस चांसलर भी रहे हैं ये SMDU के। ठीक है, SMVDU, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास टीएस ठाकर। टीएस ठाकर 43rd CGI चीफ जस्टिस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज ये सारी पर्सनैलिटीज के रिलेटेड है। जो हमारी अप्रोच स्टार्टिंग से रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट और ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने की, चाहे मॉक टेस्ट में हो या हमारी जो बाकी क्लासेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रेफर्ड एज आयरन लेडी ऑफ कश्मीर। तो गाइज पहले भी फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी मैंने कुछ ऑप्शंस ये डाले, सना दुआ वगैरह वगैरह डाला था मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में थोड़ा सा आप भी स्टडी करना कि कौन कहाँ से रिलेटेड है। तो जिसने स्टडी किया है तो ये क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट किया होगा।
आयरन लेडी ऑफ कश्मीर अगर देखेंगे तो रेलेवेंट इसका जो अथेंटिक आंसर है दैट इज परवीन अहंगर। ठीक है, परवीन अहंगर कौन है? फाउंडर एंड चेयरपर्सन है एपीडीपी की। क्लियर। परवेज रसूल की बात करेंगे तो गाइड ये क्रिकेटर हैं और फर्स्ट प्लेयर जो है जिसने आईपीएल खेला है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। नेक्स्ट है सना दुआ। अगर सना दुआ की बात करेंगे तो फर्स्ट मिस इंडिया फ्रॉम जे फर्स्ट मिस इंडिया फ्रॉम जे। मेहरचंद महाजन जो है गाइज, इसके बारे में आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोग एनालिसिस करोगे ताकि जब ऑप्शंस आपके पास आते हैं गाइज तो उनके बारे में देखना चाहिए ये दूसरा ऑप्शन जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ओवर चिनाब रिवर इज डैश फ्रॉम द रिवर बेड। तो रिवर बेड जो चिनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, उसकी हाइट रिवर बेड से कितनी है? दैट इज 359 मीटर गाइस, 359 मीटर। और ये ध्यान रखना है इट इज 35 मीटर मोर देन एफल टावर इन पेरिस। ठीक है, तो अगर एफल टावर की बात करेंगे गाइस तो एफल टावर की जो हाइट अगर मानते हैं तो सेकंड ऑप्शन देख लो 324 मीटर। 324 प्लस अगर 35 करेंगे दैट इज 359 मीटर। तो एफल टावर से 35 मीटर जो है वो ज्यादा हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल इन एशिया। तो जीमो टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जोजिला टनल, छतरगला टनल। तो गाइज यहां पे देख लो, यहां पे अगर देखेंगे एज पर क्वेश्चन जो हमारा राइट आंसर आना चाहिए विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन दैट इज जोजिला टनल। ठीक है, जोजिला टनल लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शन टनल बनने जा रहा है। तो ये टनल जो है जोजिला टनल इट इज 14.15 किलोमीटर। ठीक है, जीमो टनल की बात करेंगे गाइज 6.5 किलोमीटर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ये लेह को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल गाइज, ये चनेनी टू नाशरी टनल पहले इसका नाम था, जो कंप्लीट हुआ था 2017 में। 2019 तक इसको हम चनेनी नाशरी टनल के नाम से जानते थे, लेकिन 2019 में इस टनल का नाम चेंज कर दिया, तो इस टनल का नाम रखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्लियर। नेक्स्ट इज छतरगला टनल गाइज। छतरगला टनल जो है इट इज आल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, 6.8 किलोमीटर प्रपोज्ड टनल है ये। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द कठुआ, भद्रवा एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट थ्रू बन्नी एंड बसोली। ठीक है गाइज, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी इन टनल्स के बारे में, जीमोर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, जोजिला टनल एंड छतरगला टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुमजो केव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। तो किस को डेडिकेट किया है? लॉर्ड विष्णु, महायमा, लॉर्ड शिवा या नॉन ऑफ द अबव। तो यहां पे ये डेडिकेट किया है गाइस किसको? लॉर्ड शिवा को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पंचायत की ड्यूरेशन? गाइज ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया है क्वेश्चन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, तो पंचायत का जो कंसेप्ट पार्ट 11 में डाला था, आर्टिकल 243 टू 243O ये डील करता है पंचायत के साथ। तो इसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत बताता है? तो यहां पे अगर देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो है वो आर्टिकल 243E। रेस्ट आर्टिकल गाइस 243F की बात करेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है। 243J की बात करेंगे, पावर
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के साथ डील करता है। 243I फाइनेंस कमीशन रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। तो गाइज ये सिग्निफिकेंस थे अदर आर्टिकल्स की। तो क्वेश्चन हमारा जो ड्यूरेशन के रिलेटेड था दैट इज 243A। 243F की बात करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन, 243G पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, 243I फाइनेंस कमीशन रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्मीना yarn is spawned from the hair of, that is goat. It is very easy question. Next question number 10, दाचिगाम नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन। तो ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। दाचिगाम नेशनल पार्क जो है पहले प्रोटेक्टेड एरिया था। प्रोटेक्टेड एरिया ये 1910 तक प्रोटेक्टेड है, 1910 से प्रोटेक्टेड एरिया था और इस प्रोटेक्टेड एरिया को 1981 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है गाइस, इसके रिलेटेड और कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताऊंगा। इट इज अंडर 141 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। यहां पे कुछ एनिमल्स की जो है अगर देखेंगे सबसे मोस्ट फेमस देखोगे तो हंगुल है गाइस, मारखोर, ब्लैक बियर, मस्क डियर, लेपर्ड, ये कुछ एनिमल्स गाइस यहां पे पाए जाते हैं दाचिगाम नेशनल पार्क में। तो 1910 से लेके 1981 तक इट इज प्रोटेक्टेड एरिया एंड आफ्टर इन 1981 इट इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन रिवर, किस रिवर पे है गाइस? तो चिनाब, रवि, तवी, गर रिवर। तो यहां पे आप देखो तो इसका राइट आंसर जो है वो तवी है। तवी पे के रिवर पे है चनेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अगर चिनाब पे गाइस देखेंगे, चिनाब पे कौन कौन सा रिवर? सलाल है, साउला कोट है, डोलहस्ती है और बगलियार है। ये प्रोजेक्ट्स है चिनाब रिवर पे। रवि की बात करेंगे अगर गाइस तो रवि रिवर पे आपका रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। उसके बाद ये गर रिवर जो है अगर गाइस इस गर रिवर के रिलेटिव देखेंगे, यहां से सिंध रिवर और गर रिवर, जब गर रिवर इनका कन्फ्लुएंस से इंदस रिवर स्टार्ट होता है इन तिब्बत रीजन, यहां से इंदस स्टार्ट होता है गाइस। ये इंफॉर्मेशन है इन रिवर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ नीलम रिवर। नीलम रिवर का जो सोर्स है गाइस, ये माउंटेन रेंजेस है, यहां से स्नो मेल्ट होके एक लेक बनती है यहां पे जिसको हम कृष्ण सार लेक कहते हैं, कृष्ण सार लेक। ठीक है गाइस, यहां से जो वाटर फ्लो होता है एक और लेक नीचे आती है जिसको विशन सार लेक कहेंगे। ठीक है, और विशन सार लेक से नीलम रिवर आता है, नीलम रिवर। गाइस नीलम रिवर एक्चुअली किशन गंगा है। ठीक है, किशन गंगा रिवर भी कहते हैं इसको। ओके, तो ये लेक जो सोर्स है, तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज कृष्णसार लेक। अगर सुखदुख लेक की बात करेंगे गाइस तो सुखदुख लेक जो है ये एक्चुअली 2 टीयर्स है, बोलते हैं 2 टीयर्स ऑफ पार्वती। पार्वती के 2 आंसू हैं, इनमें एक वार्मर है एक कोल्डर है। जो वार्मर है वो हैप्पीनेस को बताता है और जो कोल्डर है वो ग्रीफ को बताता है। तो ये गाइस थोड़ा आपने ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। उसके बाद मानसबल लेक की बात करेंगे गाइस तो डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक। ठीक है, उसके बाद हुकरसर लेक देखेंगे अगर गाइस तो हुकरसर लेक जो है ये 2005 में रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। ठीक है,
तो ये थे हमारे पास इन लेक्स के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टन सन टेम्पल बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो लोहारा डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी, हुन्स और नन ऑफ द बोथ। तो गाइज यहां पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज कारकोटा डायनेस्टी। मार्टन सन टेम्पल जो है वो ललित आदित्य ने बनाया है, और ये ललित आदित्य जो थे ये थर्ड रूलर थे। ललित आदित्य जो थे थर्ड रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के, कारकोटा डायनेस्टी के, ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी के। तो राइट ऑप्शन इज कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिनाग ऑक्टागोनल पैवेलियन गार्डन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय? तो यहां पे गाइस एम्परर जहांगीर, मिर्जा हैदर, आसिफ खान, नन ऑफ द अबोव। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज मिर्जा हैदर, ठीक है। मिर्जा हैदर क्या थे? एक्चुअली एक इंजीनियर थे गाइस, एक इंजीनियर थे एम्परर जहांगीर के ही कोर्ट में, ठीक है। तो इसने जो है वेरिनाग ऑक्टागोनल पैवेलियन गार्डन बनाया है। एक्चुअली गाइस ये ऑक्टागोनल अगर देखोगे तो 8 साइडेड फिगर बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्कैन्स फ्रॉम द बॉटम टू टॉप? अब देखो गाइस समझना है, टॉप टू बॉटम नहीं बोला है, बॉटम टू टॉप बोला है। तो कहां से है? जैसे पहले देखेंगे, अगर ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। तो ये आ गया गाइस, ये आ गया सबसे बॉटम में और ये हो गया सबसे टॉप पे। क्लियर? तो यहां पे देखना है कौन सा सीक्वेंस इसको फॉलो करता है। तो यहां पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड फॉर द ट्रांजिशनल एरिया? तो गाइज यहां पे देखो ट्रांजिशनल एरिया क्या है। सपोज करो यहां पे ये रूरल है, रूरल एरिया है, और यहां पे यहां से स्टार्ट हो जाता है अर्बन एरिया। क्लियर? अब गाइज ये जो बीच में एक ओवरलैपिंग एरिया आता है इसी को हम ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। ट्रांजिशनल एरिया का मतलब है एक ऐसा छोटा सा एरिया जहां पे एक रूरल एरिया रैपिडली अर्बन एरिया में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? तो गाइज उसको कहते हैं नगर पंचायत। क्या कहते हैं? नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत आ गया। यहां पे म्युनिसिपल काउंसिल की बात करेंगे अगर गाइज, तो म्युनिसिपल काउंसिल क्या है? ये स्मॉल अर्बन एरिया होता है, स्मॉल अर्बन एरिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, इट इज अ लार्ज अर्बन एरिया। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था ट्रांजिशनल एरिया। तो ट्रांजिशनल एक्चुअली गाइज ट्रांजिशन वर्ड से ही पता चलता है चेंजिंग, कि एक चीज दूसरी चीज में चेंज हो रही है। तो मैंने आपको दिखाया रूरल से अर्बन, एक ओवरलैपिंग बीच में एक समान एरिया आता है जहां पे रैपिडली रूरल एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट होगा, उसको हम नगर पंचायत कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन? तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था फर्स्ट टाइम? तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो 24 नवंबर 1951 को किया था। तो गाइज इसमें कुछ कमेटीज होती हैं, उनको ध्यान में रखना है। मैं आपका एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता देता हूं। यहाँ पे 1957 की अगर बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, ठीक है। उसके बाद 1963 की बात करेंगे, वहां पे संथनम, ठीक है, संथनम कमेटी आ गई। 1978 की बात करेंगे गाइज, तो 1978 में अशोक मेहता कमेटी आया था। उसके बाद 1985 की बात करेंगे, GV राव कमेटी। उसके बाद 1986 की बात करेंगे तो LM सिंघवी कमेटी। तो गाइस ये याद रखना है, 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी, 1963 संतनम कमेटी, 1978 अशोक मेहता कमेटी, 1955 GV राव कमेटी एंड 1986 दैट इज LM सिंघवी कमेटी। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन है कि उसने ये इन 1957 को तो क्रिएट हुई थी, लेकिन इसने पहली अपनी रिपोर्ट सबमिट की 24 नवंबर 1951
2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज डे इज सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ऑन तो 24 अप्रैल गाइज, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिलेटेड विद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कौन सा सेक्शन डील करता है इसके साथ? तो सेक्शन देखना है, सेक्शन 64, सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 60। तो यहां पे डिलिमिटेशन के साथ जो डील करेगा दैट इज सेक्शन 60 गाइस। क्लियर। अब बाकी सेक्शंस की क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे देखते हैं। सेक्शन 64 अगर देखोगे प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर टू डिलिमिटेशन, ठीक है। सेक्शन 61 की बात करेंगे अगर, ये पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट, ठीक है। तो डिलिमिटेशन का जो पावर होती है उसको अप टू डेट मेंटेन रखना, अप टू डेट मेंटेन रखना। क्लियर। सेक्शन 62 स्पेशल प्रोविजन ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है गाइज। तो कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं क्योंकि इतने लंबे सेक्शंस हैं, तो आप इनको एक ही तरीका है याद करने का कि आप कीवर्ड्स याद कर लिया करो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्रुप मेंशन इन द शेड्यूल 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो यहां पे शेड्यूल 2 में कुछ ग्रुप्स दिए हैं गाइज, तो वो ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप इसके साथ रिलेट नहीं करना है, तो समझना है। यहां पे उधमपुर, डोडा, जम्मू और कठुआ दिया है आपके पास ऑप्शन में। तो गाइज अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है जिसमें उधमपुर के साथ जो रिलेटेड आता है वो डोडा आता है और डोडा कठुआ, ठीक है। अब जम्मू जो है, जम्मू के साथ अगर गाइज देखोगे, जम्मू के साथ राजौरी है और पुंछ आता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये हमारे पास दो आगे, एक तो उधमपुर ग्रुप आ गया, उधमपुर ग्रुप के साथ आप देखोगे डोडा और कठुआ आ गया। सेकंड ग्रुप जो आ गया वो जम्मू वाला आ गया, और थर्ड जो हमारा अगर देखेंगे, थर्ड अनंतनाग आ गया, अनंतनाग। और फोर्थ अगर देखेंगे गाइस, फोर्थ जो हमारा है वो बारामूला है, एंड फिफ्थ की बात करेंगे श्रीनगर, ठीक है। यहां पे और एक जो है आफ्टर जो बाइफर्केशन जो है वो लद्दाख के लिए एक रहा है, ठीक है। अब वो हमारे इसमें नहीं आता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड शेड्यूल में जो ग्रुप दिए हैं इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है, क्योंकि जम्मू एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग है गाइज, ठीक है। तो यहां पे ये राइट ऑप्शन इसका जम्मू आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, तो गाइज इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो यहां पे देखना है गाइज, तिलक, गांधी, विनोबा, नन ऑफ द अबो। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है गाइज किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो लिखी है गांधी ने, MK गांधी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें कुछ है, जैसे यहां पे हमारे पास आपने इसमें ऑथर याद, इससे आपका मतलब बुक का नाम दिया है और बुक के नाम के साथ ऑथर बताना था, ठीक है। तो गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, तो गाइज ये हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, हिस्ट्री का भी पार्ट आता है, पॉलिटी का भी पार्ट आता है। तो यहाँ पे ये आपको, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वो फ्रीडम स्ट्रगल्स की बात है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि कौन सा इवेंट, जैसे 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1991 में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। गाइज इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फर्स्ट इंडिया टू बी 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, एडवर्ड बटलर, कार्ल बेंज। तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं ये, इन पर्सनालिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज मैरी कॉम, ठीक है। अब सानिया नेहवाल कौन है गाइज? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। एडवर्ड बटलर की बात करेंगे, एडवर्ड बटलर जो है, एडवर्ड बटलर ने 3 व्हील्ड मोटरसाइकिल
इन्वेंट किया था। कार्ल बेंज की बात करेंगे गाइस, तो कार्ल बेंज ने ऑटोमोबाइल कब? 1886 में, और इसने 1884 में 3 व्हील्ड मोटरसाइकिल डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, पैरट ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ कवाली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? बाबर, एम कालिदास, अमर खुसरू, सईद बंधु। तो गाइज देखो, ये उर्दू के रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपने एकदम से टिक किया होगा अमीर खुसरू, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग दैट। और एम कालिदास जी, इसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर आपको पता है गाइज, इंग्लिश लिटरेचर के काफी नाउन और रिनाउंड पर्सनालिटीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सैक्रिफाइस और वर्शिप? तो गाइज यहाँ है समावेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा। तो आपने यहाँ पे देखना है कौन किसके साथ रिलेट करता है, तो आपने यहाँ पे सैक्रिफाइस और वर्शिप को ढूंढना था। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज यजुर्वेदा। अगर समावेदा की बात करेंगे गाइज, ये मेलोडी और सॉन्ग से रिलेटेड है, मेलोडी और सॉन्ग्स, क्लियर। अथर्ववेदा की बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। उसके बाद अगर ऋग्वेदा देखोगे गाइज, तो ऋग्वेदा जो है सबसे अर्लीस्ट वेदा है, अर्लीस्ट वेदा। इसकी हेम्स की बात करेंगे 1028 हेम्स हैं इसके, ठीक है। इसके कुछ गॉड्स हैं, देवता, कौन कौन से गॉड्स हैं? इंद्रा, अग्नि, वरुण, रुद्रा, आदित्य। तो ये ध्यान रखना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित घोष। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है गाइस, यहां पे आपको ढूंढना है कि क्या क्वेश्चन में एक्चुअली पूरा क्लियरेंस नहीं है, तो इस किस्म के भी क्वेश्चन हमसे बने जाते हैं, ठीक है। अमित घोष आगे लिखा है शैडो लाइंस, फिर लिखा है वीवी गिरी। इसका मतलब एक एनालॉगी टाइप ये क्वेश्चन होता है। इसमें यह ढूंढना है कि इसमें दिया है पहले ऑथर और उसकी ही बुक। मतलब अब हमने ढूंढना है जो वीवी गिरी है, वीवी गिरी ने कौन सी बुक लिखी है। तो अगर वीवी गिरी की बात करेंगे तो वीवी गिरी ने कौन सी बुक लिखी है वो देखेंगे हम। तो वीवी गिरी ने गाइज माई लाइफ एंड टाइम्स लिखा है। विंग्स ऑफ फायर सबको पता है, एपीजी अब्दुल कलाम ने लिखी है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी है? LK एडवाणी। अनब्रेकेबल, देखो गाइज ये ध्यान रखना, मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम के रिलेटेड अभी भी एक क्वेश्चन आया पीछे, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर अगर देखोगे गाइज तो ये है यहां पे वेना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां पे ये IAE का भी हेडक्वार्टर है, UNIDO। गाइज आपका एक होमवर्क छोड़ रहा हूं, मैं बता भी सकता हूं आपका एब्रीविएशन, लेकिन आप देखोगे इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इनका भी ये हेडक्वार्टर है। अगर वॉशिंगटन DC की बात करेंगे गाइज, तो वॉशिंगटन DC IMF, वर्ल्ड बैंक, WB एंड BIO इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ब्रसेल की बात करेंगे गाइज, तो ये नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो 1949 में क्रिएट हुई है, इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क किस किसका हेडक्वार्टर है गाइज? शाबाश। तो आपने लिखा, ध्यान से भी देखा होगा, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है ये, क्लियर। तो ये डिफरेंट हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन, तो कब एस्टैब्लिश हुआ है गाइस? तो ये कुछ डेट्स जो दिया है, हमने इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कवर हो जाए। तो अगर देखेंगे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है एज पर क्वेश्चन, दैट इज 14 जुलाई 1967। ठीक है, 8 अगस्त 1967, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है गाइस? यहाँ पे एसन, ASEAN, एसन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गाइस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एसन का? जकार्ता, दैट इज इन इंडोनेशिया। क्लियर? ठीक। 1990 में क्या हुआ है? G20 एस्टेब्लिश हुआ है गाइस, ग्रुप 20। ठीक है। नेक्स्ट 14 जुलाई 1960 जो है, इसकी भी डेट आप ढूंढ लोगे क्या है इसके रिलेटेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, adopt policies especially fiscal wages and social protection policies and progressive achieve greater equality related to। देखो गाइस, SDG सिलेबस में सेपरेटली मेंशन है, इसलिए बार बार हम इस पे कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने की। SDG जो आपके 1 to 17 है, इनके सबके की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं गाइस। तो यहां पे हमसे पूछा है कि फिस्कल वेजेस, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोग्रेसिव अचीव ग्रेटर इक्वलिटी रिलेटेड टू किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ रिलेटेड है। तो गाइस हमारे पास SDG 9, SDG 10, SDG 11, SDG 14 गिवन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है SDG 10। ठीक है, तो गाइस 1 से 17 मैंने पिछले मॉक टेस्ट की एनालिसिस में भी आपको बताया कि इनके 1 से 17 तक अपनी की पॉइंट्स बना लो, वो इससे डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए SDG पिलर? SDG पिलर जो 5 पिलर्स हैं, जिसको हम 5P के नाम से भी जानते हैं गाइज, तो इनमें से कौन सा 5Ps के साथ नहीं है? जैसे पीस है, प्रोडक्टिविटी है, प्लेनेट है, पीपुल है। तो गाइज दिखता है पीस तो है, प्लेनेट भी है, पीपुल भी है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो नॉट लिखा है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। और 5 मैंने बोला 5P, 3P तो गिवन है आपके ऑप्शन में। व्हाट आर द रेस्ट 2Ps? द रेस्ट 2Ps आर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो गाइज ये ध्यान रखना 5Ps जो हैं SDG पिलर्स जिनको हम के नाम से जानते हैं, दैट इज पीस, प्लैनेट, पीपुल, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम गैप बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम इज कॉल्ड। तो गाइस ये डिजीज के रिलेटेड है। बोलता है कोई भी जर्म जब एंट्री करता है किसी ऑर्गेनिज्म में, डेट ऑफ एंट्री या टाइम ऑफ एंट्री देखेंगे, और फिर उस ऑर्गेनिज्म में वो लक्षण, वो मतलब ऐसे कुछ सिम्पटम्स आते हैं बीमारी के, उस टाइम गैप को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। और गाइस ये ध्यान रखना, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज। ठीक है, डिफरेंट डिजीज के लिए ये डिफरेंट होता है। बाकी ऑप्शन है रिकवरी पीरियड, सफरिंग पीरियड, अटैकिंग पीरियड, तो इनका इसके साथ कोई इतना रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डिस्टेंस, कोविड-19 के क्वेश्चन कुछ रिलेटेड है गाइस। सोशल डिस्टेंस इज नॉन डैश इन्फेक्शियस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इंटरवेंशन। तो यहां प्रोमिनेंट है, ऑटोमेट है, फार्माक्यूटिकल है, डिटरमेंटल है। तो राइट ऑप्शन गाइज सी है, फार्माक्यूटिकल, नॉन फार्माक्यूटिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल इंटरवेंशन है सोशल डिस्टेंसिंग। फिर गाइज हमारे पास एक किट है, PPE किट बोलते हैं जिसको हम। व्हाट इज दिस PPE किट? पहले फुल फॉर्म बताता हूँ गाइज मैं इसका। PPE किट क्या है आपके पास? जो PPE किट है, अगर PPE किट की बात करेंगे तो PPE किट जो हमारे पास है, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो गाइज इस किट में कितने पीसेस होते हैं? 6 पीस, 5 पीस, 4 पीस या 3 पीस? तो इसमें 6 पीसेस हैं गाइज। अब वो पीसेस क्या क्या है अगर देखोगे, जो फर्स्ट पीस अगर देखोगे ओवरऑल होता है, ओवरऑल फर्स्ट पीस मतलब पूरा कोट विद जिप।
दिस इज फर्स्ट पीस। अगर सेकंड पीस की बात करोगे गाइस तो 3 पॉलीमास्क होते हैं, मास्क। थर्ड पीस की बात करेंगे, इसमें थर्ड पीस क्या होता है, फेस शील्ड आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एंड फोर्थ पीस अगर देखोगे ग्लव्स। फिफ्थ पीस देखोगे गाइस डिस्पोजेबल बैग, डिस्पोजेबल बैग जो बैग है। एंड सिक्स पीस अगर देखोगे गाइस तो शूज कवर। क्लियर? दिस इज 6 पीसेस ऑफ पीपीपी किट, पीपीई किट। तो पीपीई किट क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। तो गाइज ये सबको पता है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज। हु इज सीवी रमन? दिस इज फर्स्ट फिजिक्स की फील्ड में पहले इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, 1930 में 1930 में मिला था इसको। क्लियर? अभिजीत विनायक बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। देखो गाइज ऑप्शन में भी सारे इंपॉर्टेंट नाम दिए हैं। तो 2019 में इसको नोबेल प्राइज मिला है। किस फील्ड में मिला है? दैट इज इकोनॉमिक्स साइंसेस में। क्लियर? मलाला यूसुफजई, तो गाइज ये आपको पता है, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, इसको शॉर्ट भी किया था एजुकेशन के रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज रिलेटेड टू मैथमेटिक फील्ड। तो गाइज कभी अवार्ड के रिलेटेड दिया होता है, अवार्ड का नाम दे दिया होगा तो पूछते हैं किस फील्ड से है, मैथमेटिक्स से है, साइंस से है, पीस से है, म्यूजिक से है, लिटरेचर से है, किस से है। ठीक है, तो हमारे पास पूछा अभी मैथमेटिक फील्ड का, आगा खान अवार्ड, एबल प्राइज, ऑस्कर अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है वो एबल प्राइज है। अगर बात करेंगे आगा खान अवार्ड की, ये आर्किटेक्ट से होता है गाइज, आर्किटेक्ट। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे गाइज, तो ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो सिनेमा से रिलेटेड होता है। पुलिट्जर प्राइज देखोगे गाइज अगर लिटरेचर से, जर्नलिज्म से और म्यूजिक के रिलेटेड होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये फील्ड्स भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर इन खो खो। नंबर ऑफ प्लेयर इन खो खो, खो खो गेम जो होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 7, 9, 11, 6। द राइट ऑप्शन इज दैट इज 9। और कौन सी गेम है जिसमें 9 प्लेयर्स होते हैं गाइस? तो दैट इज बेसबॉल। ऐसी कौन सी गेम है जिसमें 7 प्लेयर होंगे? तो दैट इज कबड्डी। क्लियर? 11 प्लेयर्स किस किस गेम में होते हैं गाइस? हॉकी में एंड क्रिकेट। 6 प्लेयर फुटबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ प्लेयर्स है, किस गेम में कितने प्लेयर्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी। तो गाइज यहाँ पे हमने देखना है कौन सी ट्राइब्यूटरी नहीं है। तो ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होते हैं गाइज? जैसे एक रिवर होता है, ये मेन रिवर है, छोटी छोटी ब्रांचेस जब मिलके आते हैं इस मेन रिवर में मिल जाते हैं, उसको हम ट्राइब्यूटरी कहते हैं। और अगर इसी मेन रिवर से कोई ब्रांच बाहर निकलती है, सेपरेट होती है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं गाइज। ठीक है, तो ट्राइब्यूटरी पूछा है महानदी की, तो मोन, ओंग, हसदो, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है। हिमावती नहीं है इसकी ट्राइब्यूटरी गाइज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इकोनॉमी के रिलेटेड है गाइज क्वेश्चन, अगर देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे OMOB बोलते हैं इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट इज CRR, SLR, MSF। गाइज CRR है कैश रिजर्व रेशियो, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर? OMO गाइज हम देखिए यहां बता रहा है बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाइंग और सेलिंग किस के तहत हम करते हैं, किस टूल के तहत? ये टूल्स एक्चुअली होते हैं गाइज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है,
तो दिस इज अंडर क्वांटिटेटिव टूल्स। क्लियर? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गाइज ये सीआरआर क्या होता है? जैसे किसी बैंक के पास गाइज, एक बैंक के पास जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी डिपॉजिट होता है, जिसको हम NDTL नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है, डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी दोनों मिला के जितना बैंक के पास अमाउंट होता है, सपोज करो 100 करोड़ है इसके पास, बैंक के पास जो अमाउंट, अब इसमें से बैंक को कुछ हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है गाइज, ठीक है, उसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आज रिसेंटली जो रेट चल रहा है 4% के हिसाब से चल रहा है। SLR गाइज वो होता है जो बैंक, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं अपने पास खुद रखते हैं पैसा, ठीक है, चाहे वो कैश की फॉर्म में रखेंगे, वो GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हैं, या गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं गाइज, ठीक है, लेकिन CRR कैश की फॉर्म में होता है। दूसरा, CRR RBI के पास रहेगा और SLR बैंक अपने पास रिजर्व रखता है इस चीज को, ठीक है। ये किस लिए होता है इसका थोड़ा डिटेल लेक्चर है गाइस। एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस वगैरह आता है, उसको अवॉइड करने के लिए, बैंक कभी जो है वो बैंकरप्ट नहीं हो जाए, मतलब ऐसा कोई इवेंट ना आ जाए इसको कि बैंक को अचानक पैसे लोगों को देना पड़े तो उसके पास पैसा ही नहीं हो, उसके पास एक सिक्योरिटी होती है ये, ठीक है। MSF भी एक टूल है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खरीफ क्रॉप सोन इन, कब हम सोन करते हैं खरीफ क्रॉप को? तो खरीफ क्रॉप सोन इन जून टू जुलाई, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर, अप्रैल टू जून, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स डाली है गाइस ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इसका सोन टाइम जो होता है दैट इज जून टू जुलाई, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हार्वेस्टिंग टाइम देखेंगे, हार्वेस्ट मीन्स कब हम इसको काटते हैं, दैट इज सितंबर टू अक्टूबर, किसको? खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर की बात करेंगे अगर, अक्टूबर टू दिसंबर जो रबी क्रॉप्स होती हैं गाइस, रबी क्रॉप्स को सोन किया जाता है, क्लियर। और अप्रैल टू जून रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं हम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन जो आपका स्टार्ट होता है दैट इज साइंस सेक्शन गाइस। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम, इफ इट इज डबल द रेजिस्टेंस विल बी। देखो गाइस, एक रिलेशन आपने इस क्वेश्चन के लिए आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस अगर लेंथ बढ़ेगी गाइस तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर यहां पे नेक्स्ट में अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है गाइस। तो हमसे सिर्फ लेंथ की रिलेटेड बात हो रही है। डबल मींस अगर पहले रेजिस्टेंस R1 जो है 1 ओम है गाइस, तो लेंथ L1 हम L लेके चलते हैं, क्लियर। अब हमसे पूछा कि R2 क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन द L2 बिकेम 2L, मतलब जो प्रीवियस लेंथ थी उससे डबल हो जाता है। तो एक रिलेशन निकालते हैं हम सर गाइज, यहां पे R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 करेंगे सिंपली गाइज। तो L2 क्या है आपके पास, 2L है, डिवाइडेड बाई L कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो R2 निकलेगा, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1, दैट्स मीन 2R1। तो यहां पे R1 की वैल्यू जो हमारे पास 1 ओम दी है, तो R2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ओम। व्हाट विल द राइट ऑप्शन, दैट इज 2 ओम, बी, ठीक है। तो ये रिलेशन आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कांस्टेंट ऑफ द बायोगैस, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। तो गाइस इसका राइट आंसर जो है दैट इज मीथेन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन बाय। तो गाइज इसके लिए आपके पास लेंस फॉर्मूला अगर आपको याद होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर। तो इससे हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन डी आता है। देखो मैं निकालता हूं इसको,
1/f अगर आपके पास है तो यहां पे ये रिलेशन बना 1/f, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आ जाएगा आपके पास u, इसको या इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे u माइनस वी डिवाइडेड बाई यू वी। ओके, अब इसको इधर ले जाओ गाइस, तो नेक्स्ट में आपको f की टर्म में निकालना। अगर 1/f इतना है तो f कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। मतलब ये चीज ऊपर आ जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी सिंपली। तो दैट्स मीन f इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाय यू माइनस वी। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ये लेंस फॉर्मूला पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when in a chemical reaction a product obtained as a precipitate is shown in the following sign। तो प्रेसिपिटेट मतलब किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनेंगे तो क्या साइन आता है। तो गाइज जब भी देखो कोई रिएक्शन A प्लस बी अगर हो रहा है, ठीक है, यहां पे जो कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, और ये प्रोडक्ट अगर प्रेसिपिटेट है तो सिंबल गाइज इस तरह का होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्रेसिपिटेट का सिंबल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर। अपवर्ड डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता है गाइज, अगर जैसे A प्लस बी गिव्स अस C और कोई गैस निकलेगी और कोई गैस इवॉल्व होगी तो उसका साइन अपवर्ड होता है गाइज। ठीक है, ये वाला साइन क्या सिंबलाइज करेगा, तो अपवर्ड का हो गया गैस इवॉल्व होना। ठीक है, ये वाला साइन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। और अगर ये वाला साइन होगा जो डी वाला साइन है गाइस, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट्स बे कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट में, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये चीजें हैं गाइस इन सिंबल की सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में अगर देखोगे गाइस, व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं आपको समझाता हूं ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर गाइस आपको समझ आ जाएगा तो आप एकदम से आंसर कर सकते हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर ए के साथ एक्स है प्लस बी के साथ वाई है गाइस, तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मतलब ए के साथ वाई आ जाएगा और बी के साथ एक्स आ जाएगा, एक्सचेंज कर देंगे ये आपस में चीजें। ठीक है, तो आप देखो इनमें से गिवन रिएक्शन में किस में एक्सचेंज हो रहा है। यहां देखो गाइस, डी ऑप्शन में एक्स वाई और ए बी है। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको आगे, एक्स ए मिल रहा है, मतलब एक्स ने ए ले लिया लेकिन बदले में उसको वाई दे दिया, किसको, बी को, वाई बी। तो राइट ऑप्शन इज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर गाइस एक ही दे रहा है, सपोज करो ए एक्स प्लस बी गिव्स अस बी एक्स प्लस ए मिल जाएगा, इस तरह का रिएक्शन होगा। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हुई लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पे जो है वो सिर्फ एक ही के साथ हो रही है, तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं हम इसको, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है और थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन भी है, इसमें काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेलेक्ट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमोंग्स द फॉलोइंग। इनमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है। ठीक है गाइस, देखो मैं पहले कुछ बेसिक्स आपको चीजें बताऊंगा। अगर कोई चीज ए है गाइस, अगर वो ए पॉजिटिव बन जाती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है गाइस कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और अगर किसी पे जैसे सपोज करो ए है, अगर ए नेगेटिव बन जाता है उसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर। तो यहां पे इन इक्वेशंस को देखेंगे हम एक एक करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में गाइस, तो यहां पे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पे देखिए, पहला है Al 2 पॉजिटिव प्लस Al 3 पॉजिटिव, मतलब Al था और 2 पॉजिटिव गिव्स अस Al 3 पॉजिटिव प्लस H2।
H2। यहां पे हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी गाइस, तो दो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब अल्युमिनियम के पास अपने पूरे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आगे जाके वो 3 पॉजिटिव बन गया, अल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक है, अब देखो गाइस यहां पे H2 बन गया। ठीक है, मतलब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है, लेकिन अल्युमिनियम ने लूज कितना किया? 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहीं तीसरा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, और कहीं है एडजस्टमेंट इसमें? नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन में है कॉपर प्लस Ag पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag। देखो गाइज, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, उतना डीप नहीं जाना। आपको एक सिंपल ट्रिक से भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता रहा हूं। मतलब कॉपर के पास अपने पूरे इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल स्टेट में है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है, न इसको पास न गेन किया न लूज किया अभी। ठीक, Ag ने एक लूज किया, 1 लूज वो कहीं जाना चाहिए आगे। यहां पे अगर कॉपर 2 लूज कर रहा है, Ag ने एक लूज किया था ऑलरेडी, Ag को एक लूज का मतलब एक कम था। चलो कॉपर ने जो 2 लूज किए, एक तो Ag के पास चला गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां गया? दूसरा इलेक्ट्रॉन तो यहां दिख नहीं रहा, मतलब यह भी इंबैलेंस रिएक्शन है। क्लियर? यह भी इंबैलेंस रिएक्शन आपको दिख रही है। क्लियर? थर्ड जो हमारे पास है Sn2 पॉजिटिव प्लस 2Hg पॉजिटिव gives us Sn4 पॉजिटिव प्लस 2Hg। अब देखो गाइज, यहां पे Sn के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब लेस है 2। और अगर यहां देखेंगे तो यहां पे Ag पॉजिटिव, एक Ag के पास एक, लेकिन 2 Ag के पास 2 लेस। ओके, अब ये Sn आगे जाके अगर 4 पॉजिटिव बन जाता है, मतलब इसने और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए अब वो कहीं ना कहीं जाने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे हम तो यहां पे 2 तो Ag को आपने ऑलरेडी लूज किया है, चलो 2 काउंटर बैलेंस हो गए, 1 2 3 4, 2 कट कर दो। लेकिन उसके बाद और 2 लूज किए, वो कहां गए? एक Hg के पास 1 की कमी थी, 2 Hg के पास 2 की कमी। क्लियर? तो यहां पे उसने 2 Hg को ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ये यहां पे आपको बैलेंस दिख रही है गाइज, तो दिस इज द राइट ऑप्शन सी। क्लियर? आगे देखने की जरूरत नहीं, आप चेक भी कर सकते हो आगे इसी पैटर्न से। द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू चेंज इनटू थिन शीट। थिन शीट्स में अगर हम किसी मेटल को ड्रॉन करेंगे गाइज, तो वो एबिलिटी क्या कहलाती है? ठीक है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सिनोरस। तो गाइज आप यहां पे देखो, सिनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साइन हो जाए, ठीक है, रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करेगा। मेलेबिलिटी का मतलब होता है गाइज शीट में ड्रॉन करना। कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है अपने आप से, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब होता है गाइज वायर्स में ड्रॉन करना, तो वायर्स में ड्रॉन करना। तो यहां पे हमें पूछा गया है कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू चेंज इनटू थिन शीट, तो शीट से रिलेटेड है, दैट इज मेलेबिलिटी। दिस इज द राइट ऑप्शन गाइज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पीएच ऑफ बेस। तो पीएच स्केल का पता है गाइज आपको, अगर पीएच स्केल देखोगे, पीएच स्केल जो है ये पीएच स्केल होता है हमारे पास, यहां पे 0 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएगा गाइज। तो अगर यहां पे देखेंगे इस पे 7 जो होता है गाइज, दैट इज न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, जो 7 से नीचे जिसका पीएच होगा गाइज, 7 से नीचे
उनको हम एसिड कहते हैं, और जिसका pH 7 से ज्यादा होगा उसको हम बेस कहेंगे गाइस। तो हमसे क्या पूछा है, pH ऑफ बेस क्या होगा? क्या 7 है? नहीं है, वो तो न्यूट्रल आ गया। क्या ग्रेटर देन 7 है pH? यस। क्या लेस देन 7 आपका एसिड आ गया गाइस? ठीक है। अगर 14 की बात करेंगे, देखो 14 भी यहां पे, देखो यहां पे दो ऑप्शन आपको क्लैशिंग मिलेंगे, तो यहां पे जज करना मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है। 14 भी बेस होता है, ठीक है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड फेज है कि हम बता सकते हैं ग्रेटर देन 7 जितनी भी चीजें वो हमारे पास क्या है, बेसिस है, ठीक है। तो दिस 14 कम्स अंडर ग्रेटर देन 7। क्लियर गाइस? तो इस ऑप्शन को इसीलिए फ्रेम किया गया था यहां पे, ताकि आपको बारीकी से चीजों का पता चले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच एनिमल विच च्यू द कड आर कॉल्ड? ऐसे एनिमल जो कड को च्यू करते हैं। गाइस आपने देखा होगा कभी भी जानवर जो ना घास जब खाते हैं वो बिल्कुल थकते नहीं, लगे रहते हैं खाने, ठीक है। तो वो च्यू नहीं करते हैं, उस टाइम ले जाते हैं। ऐसे एनिमल को रिमन, इनके अंदर एक रिमन एक पार्ट होता है गाइस, ठीक है। वो रिमन में पहले स्टोर करते हैं इसको, और फिर बाद में जब बैठ जाते हैं कहीं चबाते रहते हैं, ठीक है। रिमन से वो चीज़ वापस ला के मुंह में दोबारा उसको च्यू करते हैं, और जब जो चीज़ वापस आती है उसको हम कड कहते हैं। क्लियर गाइस? वो च्यू करने के बाद फिर जाके वो स्टोमक में जाता है। ऐसे एनिमल्स को रिमनेंट एनिमल कहते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स गाइस पता है, ऑटोट्रॉप्स भी पता है, और प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉप्स हो गए ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जैसे प्लांट्स की बात करेंगे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। प्रोड्यूसर भी वही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज होलोजिक न्यूट्रिशन। अगर होलोजिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे गाइस, तो किस में आपको दिखेगी, कौन किस किस्म की न्यूट्रिशन है? क्या ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है? नहीं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं। क्या फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है? फोटो ऑटोट्रॉपिक ट्रॉपिकल न्यूट्रिशन ऐसे डाल दिया यहाँ पे। तो आपको ये देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करता है, सेल्फ प्रिपेयर करेगा गाइस। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एलोलाई फॉर, किसके लिए होते हैं एलोलाई गाइस? देखो आप जब भी देखोगे गाइस, यहां से आपका ट्रेकिया आएगा, ठीक है। देन ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, इस तरह से यहां से ये फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, इस तरह से ये सैक होता है, और टर्मिनल पॉइंट्स जो होते हैं छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम एलोलाई कहते हैं गाइस। ये एलोलाई जो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होते हैं बिटवीन द लंग एंड ब्लड। क्लियर? अगर एलोलाई जितने ज्यादा होंगे गाइस, तो एलोलाई ज्यादा होने का मकसद क्या है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना, डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए। तो मोर स्पेस फॉर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, नहीं आएगा गाइस। हैवी स्पंजी टेक्सचर एंड प्रॉपर शेप, नहीं है ये भी। मोर नर्व सप्लाई, ये भी नहीं है। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? बी इज द राइट ऑप्शन, मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेट सॉल्युबल विटामिन? तो गाइस आपकी दो कैटेगरी है, अगर देखोगे ए, डी, ई एंड के, ठीक है। ये कौन से विटामिन है? ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और बी एंड सी देखोगे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो गाइस ये दिख रहा है डी भी है, के भी है, ए भी है, तो सी हमारा नहीं है, विटामिन सी। क्लियर? फिर है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है गाइस, अगर देखोगे हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, ए बी होता है, और ओ है, ठीक है, और बी ग्रुप है, बी ग्रुप, ए बी और बी। तो यहां पे इन दो की अगर बात करेंगे गाइस, ये यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, हर किस्म का ब्लड इसको लगता है। क्लियर? और ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, इसका ब्लड हर एक ब्लड ग्रुप को लगता है। क्लियर? तो ए इज द यूनिवर्सल डोनर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर? तो किस लिए डेसिबल यूनिट है? देखो गाइस, स्पीड ऑफ लाइट देखोगे तो मीटर पर सेकंड वगैरह होते हैं,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर देखोगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, डेसिबल आप नाम से ही पता चलता है कि साउंड के रिलेटेड है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also the functional role of community of an organism। तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड गाइज ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ बताया गया है हमारे पास, इकोटून, हैबिटेट, इकोलॉजिकल निश, होम रेंज। ठीक है, तो ये चीजें अगर हम देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे जो चीज है, अगर इकोटून की बात करेंगे गाइज, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है एक, जिसमें उस रीजन में ये उस टर्म के साथ रिलेटेड है, इकोटून वगैरह। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा इसको। हैबिटेट क्या है, होम रेंज क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ इस वर्ड पे ध्यान दें, नॉट ओनली फिजिकल स्पेस एक्युपाइड ऑर्गेनिज्म बट आल्सो द फंक्शनल रोल। ठीक है गाइज, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा गाइज, एक इंसान जो है ना, एक जगह, ये दो जगह सीट्स है, एक इंसान की कोई पसंदीदा जगह हो जाती है, ये इसी जगह बैठता है। ठीक है, जब बार बार आएगा और इसी जगह पे बैठेगा, किसी कोई दूसरा पर्सन वहां पे होगा तो उसको हटाने की कोशिश करेगा कि नहीं ये मेरी जगह है, उसको इकोलॉजिकल निश कहते हैं गाइस। क्लियर? अब ये हैबिटेट के रिलेटेड भी होता है इकोलॉजिकल निश, न्यूट्रिशनल भी होता है, रिप्रोडक्टिव निश भी होती है। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें इसमें इकोलॉजिकल निश में होंगी। क्लियर? The increased amount of carbon dioxide in air is slowly rising and temperature of atmosphere because it absorb। जब टेम्परेचर बोलता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अगर CO2 की कंसंट्रेशन गाइस बढ़ जाएगी, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। देखो जब इंसुलेशन आती है गाइस, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट एकदम से यहां आ जाएगी। क्लियर? लेकिन यहां पे रिफ्लेक्ट जब होती है तो इसके लिए ये काफ़ी क्या बन जाती है, आपको पता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने देखना है क्या, द वाटर वेपर ऑफ द एयर रिटेन इट्स हीट, द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ऑल सोलर रेडिएशन, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक है गाइज, तो CO2 जो होता है इसको एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? Due to improper indiscriminate disposal of old and used computer are there parts which of the following are released into the environment, जिसको guys e-waste electronic waste कहते हैं guys। हम e-waste stands for electronic waste। तो guys ये क्वेश्चन आपने देखना है कि यहाँ पे ऐसे कौन से ऐसे ये ई वेस्ट है, जैसे ये नाम दिया है बेलेरियम, मरकरी, कैडमियम वगैरह वगैरह, हेप्टाकुलर वगैरह दिए हैं आपके पास। तो इन सातों को पढ़ना है, देखना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर देखेंगे गाइज, इसका राइट ऑप्शन ये आता है 1, 2, 3, 5 एंड 6। क्लियर? इसके बारे में गाइज आपको एक होमवर्क है, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करोगे, ताकि अगर मैं बोल दूं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाला टॉपिक कवर नहीं होगा। और ये किसके रिलेटेड है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन। देखो गाइस एसिड रेन क्या है, कोई भी फैक्ट्री है यहां से, ठीक है, चिमनीज वगैरह से ऊपर निकल रहा है या किसी भी पर्पज से जा रहा है, तो एसिड रेन किससे होगा। सपोज करो यहां पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर पे होते हैं गाइस, तो जब यहाँ पे वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ड्रॉपलेट्स, इनके साथ रिएक्ट करके ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं गाइस, HNO3। क्लियर? जब बारिश होती है गाइस, तो बारिश के साथ ये चीजें H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दोनों वॉश आउट हो जाते हैं, तो बारिश के मतलब रेन ड्रॉप्स के साथ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी गाइस।
अब ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन जो आपकी है, जैसे ताजमहल का जो मार्बल गाइस क्रोड हुआ है वो एसिड रेन की वजह से हुआ है। क्लियर? तो राइट ऑप्शन एसिड रेन का यही है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। तो गाइस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर सोलर कांस्टेंट की देखोगे तो ये आपका जैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर है, उससे डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो वहां पे आपने देखना है, इसकी एक फिक्स वैल्यू है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है गाइस, फाइंड द रॉन्ग इन द सीरीज। फाइंड द रॉन्ग्स इन द सीरीज। तो सीरीज में रॉन्ग क्या है? तो गाइस आप पहले देखिए कि सीरीज क्या है आपके पास। 16, 25, 36, 49, 64, 82, 100, 121, 144। तो अगर देखो गाइस 16 देखेंगे तो क्या है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर आता है। ठीक है, नेक्स्ट 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 64 49 पहले आया 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। देन अगर देखो गाइस 8 का स्क्वायर है, उसके बाद आना चाहिए था 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81 आना चाहिए, लेकिन यहां पे देखो क्या दिया है, 82 दिया है। तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन कि रॉन्ग नंबर क्या है? तो रॉन्ग नंबर 82 है। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्लियर? उसके बाद है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में मिसिंग नंबर निकालना है। पहले आपने गाइस इसमें ट्रेंड देखना होता है, क्योंकि देखो इसका कोई रूल नहीं, ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं होता कि ये करना है वगैरह। इसके कुछ जनरल रूल्स हैं कि आप ऐसा भी हो सकता है ऑड नंबर की सीरीज है, इवन नंबर की सीरीज है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स हो रहा है, क्यूब ऑफ नंबर्स हो रहा है, फर्स्ट को दूसरे के साथ ऐड करके आ रहा है थर्ड को फोर्थ के साथ। तो मतलब क्वेश्चन में आपने पहले ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, और उसी ट्रेंड को यूटिलाइज करके आपने आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, 34 है, 55 है और 89 है। क्लियर? अब देखो गाइस अगर देखेंगे यहां पे 5 और 8 कोई ट्रेंड दिख रहा है? अगर देखोगे सपोज बोलोगे +3 करके सर आया 5 और 8, और 8 और 13 फिर क्या किया आपने, +5 के अगर 13 आ गया, 13 और 21 क्या आपने ऐड किया। तो ये ट्रेंड अगर थोड़ा देखोगे गाइस तो इस ट्रेंड में यहां पे ये थोड़ा सा मतलब डाइवेट हो जाता है। तो अगर आप ये चेक करते हो 5 + 8 किया हमने तो क्या आया, 13 आया। मतलब फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करने से थर्ड नंबर हमारा मिल रहा है। क्लियर? अगर मैं 8 + 13 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 21 आएगा गाइस। ठीक है, और फिर 13 और 21 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 64 आएगा गाइस। तो क्या लग रहा है आपको, प्रीवियस 2 को ऐड करके थर्ड हमारे पास मिल रहा है। अब देखो फिर क्या करेंगे हम, 21 और 34 को अगर ऐड करेंगे गाइस तो एग्जैक्टली 55 आपके पास आ रहा है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, 34 और 55 को ऐड करेंगे तो गाइस 89 आएगा। तो नेक्स्ट जो नंबर हमने ढूंढना है वो किसको ऐड करके मिलेगा हमारे पास, तो दैट इज 55 + 89 करोगे गाइस। तो ये हो गया 9 + 5 कितना होता है, 14, कैरी 1, 8 + 5 13, 13 1 14, 144 आना चाहिए। तो 144 जो ऑप्शन है दैट इज हियर, ऑप्शन सी। ठीक है गाइज, तो इस तरह से ट्रेंड हम देखते हैं और ट्रेंड को यूटिलाइज करके हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। तो इस सीरीज में मिसिंग लेटर आपको फाइंड करना है गाइज। क्लियर? तो मिसिंग लेटर हमारे पास कैसे मिलेगा, देखो यहां पे CHMR लेटर सीरीज का क्वेश्चन है गाइज। तो यहां पे अगर देखोगे आप तो C को कितने डिजिट्स ऐड करके इन्होंने H लाया है, फिर H से M कितने अल्फाबेट गए हैं, फिर M से R कितने गए, इसी तरह से हमने आगे देखना है। क्लियर? C से H की तरफ अगर देखेंगे गाइज तो देखो C, देन D, E, F,
जी। तो इसके बीच में कितने आते हैं गाइस? 4 लेटर्स आते हैं, तो +4 कर सकते हैं हम इसको, तो H आ गया। ठीक है, अब अगर इसी तरह से आप H के बीच में देखो, H आ गया, IJKL, ठीक, एंड नेक्स्ट वर्ड इज M, एग्जैक्टली +4 हो रहा है सेकंड में भी। M को अगर देखेंगे, NOPQ, तो Q के बाद R आ रहा है, एग्जैक्टली +4 हुआ है गाइज। ठीक है, अब R से आप +4 जाओ, STUV, तो गाइज आपका जो आंसर आना चाहिए V तक हो गया, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास W होना चाहिए। द राइट ऑप्शन इज D। ठीक है, तो हमने इधर भी गाइज क्या देखा लेटर सीरीज में भी, तो ट्रेंड को देखा, ट्रेंड को यूटिलाइज करके हमने अपने आंसर तक पहुंचे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है A1 B8 C27 D64 E125, देन मिसिंग नंबर क्या आएगा, और नेक्स्ट इज G343। ठीक, अब देखो गाइज A1, चलो हम मान लेते हैं A की पोजीशन 1 है। क्लियर? A की पोजीशन फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट पोजीशन है, तो 1, चलो 1 लिख लेते हैं सिंपल। लेकिन B की पोजीशन 2 है, लेकिन 2 से क्या लिया है गाइज? 8 बनाया है। इसका क्या मतलब? 2 का क्यूब 8। अगर 1 का क्यूब करोगे गाइज तो 1 ही आएगा आपके पास। इसका मतलब इस नंबर में पोजीशन, जिस पोजीशन पे अल्फाबेट है उस पोजीशन का क्यूब मालूम करना है हमने। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास 3 का क्यूब आ गया गाइज 27, एग्जैक्टली वही आ रहा है। 4 का क्यूब गाइज करोगे तो 64, फिर 5 का क्यूब करोगे गाइज 125। इसी तरह अब F पोजीशन आ जाएगी, F पे क्या आ जाएगा? 7 आता है, सॉरी 6 आएगा, क्योंकि 5 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 का क्यूब मालूम करो। 6 6 दर 36, 36 6 दर 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 21, 216, 216। तो F के साथ 216, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यहां पे, दैट इज B। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑरेंज इज कोडेड। अब देखो गाइज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज को कोड कैसे किया है? ऑरेंज को किया है OEAGN और R, इस तरह से कोड किया है गाइज। ठीक है, अब देखो गाइज आपको क्या दिख रहा है, इस कोड को, इस ट्रेंड को फॉलो करके आपने किसका कोड मालूम करना है? कंट्री का, COUNTRY, कंट्री का। ठीक है, अब यहां क्या कर रहा है? फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट पोजीशन पे ही रख रहे हैं, वहीं पे, तो हम भी C की जगह C लिख लेते हैं। फिर जो लास्ट वाला E है गाइज उसको पहले लाया, तो हम Y को ले लेते हैं पहले, और जो फर्स्ट सेकंड नंबर वाला है उसको लास्ट ले लिया, हम भी ले लेते हैं गाइज यहां पे O। ओके, उसके बाद A को, थर्ड वाले को अपनी पोजीशन, मतलब ऑड पोजीशंस को अपनी जगह रखा है, तो हम भी U को यहीं पे रखेंगे गाइज। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला का जो नेक्स्ट जो पोजीशन आ रही है N की, N को ले लिया इन्होंने, देखो यहां पे भी N है, N को ले लिया है R के O, मतलब O से पहले लिख लेते हैं हम इसको N यहां पे। क्लियर? ठीक, अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे CYU एक ही में मिल रहा है गाइज, उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना, तो क्या कि देखो CYRT है, CYR है, CYU एक ही में मिल रहा है, दैट इज राइट ऑप्शन इज C। क्लियर? तो मैंने बताया आपको क्वेश्चन में जो ट्रेंड गिवन है उस ट्रेंड को फॉलो करके निकाल देना है। क्लियर? तो गाइज अगर इसमें देखेंगे हम यहाँ पे C बोल रहा है 3 है, F बोल रहा है 6 है। जरा देखो क्या है, C की 3rd पोजीशन है, F की 6 पोजीशन है। क्लियर? इस तरह फोन, PHONE,
फून। गाइज इन अल्फाबेट्स की जो पोजीशन है ना, उनका सम निकाला है 58 के बराबर। ठीक है, तो हम भी मेंड, MEND, मेंड का अगर देखेंगे गाइज, तो मेंड कौन सी पोजीशन पे है, मैं लिखता हूं यहाँ पे गाइज, देखो ABCD तो मेंड का अगर देखेंगे गाइज, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो गाइज ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेंड, MEND, मेंड, तो मेंड का सम निकालना आपने। मेंड कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पे है। M E 1 2 3 4 5th पोजीशन पे है E। देन N 13 अगर M है तो N 14 पे है। फिर D 4th पे है गाइस। तो सम करो, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, कैरी 1, फिर 1 + 1 2, 2 और जो कैरी का 1 है उसको ऐड करोगे 3, 36 इज द राइट आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज डायरेक्शन टेस्ट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। तो यहां पे हम देखेंगे C इज ईस्ट ऑफ बी। सी जो है वो ईस्ट ऑफ बी है, मतलब बी गाइज अगर यहां पे है तो अगर डायरेक्शन आपको पता ही है ना, ये यहाँ पे ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। क्लियर। सी जो है वो बी के ईस्ट में है, तो बी के ईस्ट में गाइज यहां पे कहीं आ जाएगा। एंड नॉर्थ ऑफ डी, और नॉर्थ ऑफ डी और सी की पोजीशन डी के नॉर्थ में है और बी के ईस्ट में है, मतलब डी कहीं सी के नीचे होगा गाइज। ठीक है। ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है वो नॉर्थ ऑफ बी है, नॉर्थ ऑफ बी। अब ए जो है वो बी के नॉर्थ में, तो ए इसके ऊपर आ गया। ई इज द वेस्ट ऑफ डी, ई इज द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में, तो डी के वेस्ट में ई यहां पे आ गया गाइस। क्लियर। एंड टू साउथ ऑफ बी, और बी के साउथ में आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। अब देखो गाइस, डी यहां पे है और ए यहां पे है, क्या डायरेक्शन मिल रहा है गाइस, डायरेक्शन कुछ इस किस्म का मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है गाइस, मैंने आपको पहले वाले मॉक टेस्ट में भी आपको डायरेक्शन की कुछ बताई थी चीजें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह का जा रहा है गाइस, तो कौन से प्लेन में है, नॉर्थ और वेस्ट के प्लेन में है, तो हम कह सकते हैं ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज सी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम मूव 10 किलोमीटर, रहीम मूव 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। रहीम जो चलता है गाइस 10 किलोमीटर ईस्ट, रहीम यहां पे है तो ईस्ट की साइड जाएगा 10 किलोमीटर। क्लियर, यहां पहुंच गया रहीम। देन टेक लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, क्या लेता है, लेफ्ट टर्न। तो अगर रहीम इस डायरेक्शन में जा रहा है गाइस, तो उसका लेफ्ट ये वाला आएगा, लेफ्ट टर्न लेके एंड मूव 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलता है गाइस यहां पे, तो वो 20 किलोमीटर चला रहीम। अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न हो जाता है, लेफ्ट अगर गाइस देखो यहां जा रहा है ऊपर, तो इसका लेफ्ट फिर ये आएगा। ठीक है, और फिर मूव कितना करता है, मूव करता है 5 किलोमीटर, सपोज करो यहां तक आ गया 5 किलोमीटर। क्लियर, ये 5 किलोमीटर मूव करेगा। देन रोटेट 135 डिग्री। देखो गाइज इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। 135 डिग्री, 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इन वर्ड्स पे फोकस कर रहा है गाइज यहां पे।
तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पहले पता होना चाहिए, ये देखो ये मूवमेंट अगर होगी दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज, लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में हम ऐसी मूवमेंट रखेंगे दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर रहीम कहाँ पहुंचा है, यहां पे पहुंचा है, तो गाइज उसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कुछ इस तरह घूमेगा, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री जाता है गाइज, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाता है। तो 135 डिग्री निकालने के लिए देखो, अगर रहीम फेसिंग दिस डायरेक्शन, मतलब वेस्ट की तरफ रहीम फेस कर रहा है एट दिस मोमेंट, क्लियर। तो अगर ये यहां पे है तो यहां से जब घूम के यहां पे पहुंचेगा तो कितनी डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, मतलब ये यहां तक 90 डिग्री आ गया। लेकिन हमें 135 चाहिए, 135 मीन्स 90 निकाल देंगे, बाकी बचता हमारे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे 45 डिग्री। अभी अब 45 मीन्स इसके बीच का कुछ, ये और ये जो एंगल है इनके बीच वाला कुछ बाइसेक्टर 45, तो 45 डिग्री कुछ इस तरह का होगा गाइज, ये वाला 45 डिग्री आ गया इस तरह। और ये कितना चलता है, 5/5, 5/5, क्लियर, 5/5 किलोमीटर ये चलेगा। ओके, तो एक पॉइंट पे पहुंचेगा। हमसे पूछा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन किलोमीटर, जिस पॉइंट पे ये खड़ा है। तो गाइज अब हमारे पास कुछ फिगर इस तरह की आ गई, रहीम ने यहां से स्टार्ट किया था, क्रॉस करके यहां पे पहुंचा और यहां पे इस जगह पे पहुंचा है रहीम। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। गाइज इनिशियली रहीम इस पोजीशन पे था और फाइनली यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। लेकिन देखो गाइज इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा यहाँ पे बनाया है कि आपको चार चीज कुछ मतलब चीजें निकालने की आदत यहाँ पड़ जाएगी। यहाँ पे क्या है कि आपको पहला पार्ट, आप डायरेक्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज करके पहले आपको इनडायरेक्ट चीज निकालनी है, फिर उसको यूटिलाइज करके आप जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है उसको निकाल सकते हो। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है गाइस, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस कितना बचता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कब पता चलेगा हमें, इसके रिलेटेड देखो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे 10 किलोमीटर है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास गाइस देखो इस किस्म की फिगर है, ये एक फिगर ऐसे है, एक फिगर ऐसे है, इस किस्म की फिगर बनी, हमारे पास दिया है ये 5 और यहां दिया है 5/5, क्लियर। तो गाइज इसको इस्तेमाल करके हम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये वाली चीज निकल सकती है, क्लियर। तो इसको निकालते हैं जरा, लेट इसका नाम दे देंगे गाइज, यहाँ पे हम इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पे ए पोजीशन, इसका नाम बी पोजीशन, यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे सी पोजीशन दे दिया और ये वाला निकाल देंगे। अब इसका पीजीटी क्या बोल रहा है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्लियर। अब जो ए सी का स्क्वायर है ये वाला, मतलब 5/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है आपके पास, ए बी गाइज आपको पता नहीं, ए बी आपको मालूम करना है, प्लस बी सी आपको पता है 5, ये वाला 5 है गाइज यहां से यहां तक, ठीक है। बी सी मीन्स 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा गाइज, ये 1 यहां पे बनेगा 5 5 25, ये 25 आ गया, 25 इंटू √5 का स्क्वायर, ये रूट कटेगा इसके साथ 5 मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां पे आ गया गाइज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे प्लस 5 5 25, क्लियर। ये बना 125 ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 25, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है गाइज। अब देखो गाइज आपके पास आया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, अगर ए बी मालूम करोगे तो क्या हो जाएगा √100, और √100 होता है ए बी इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा गाइज, क्लियर। अब आपने ए बी 10 निकाल दिया, मतलब आपको पता लग गया रहीम ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये है 10, टोटल कितना गाइज था, कितना था 20, तो आप 20 में से 10 निकाल दो, बाकी बचेगा आपको 10 नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फिगर बनी वो इस किस्म की बनी, यहां पे 10 यहां पे 10, अब आपको आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो ये वाला भी एक ट्राइंगल बनी, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ट कर रहा हूं गाइज, देख लो यहाँ पे ये वाला फिगर बचा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास, ये जो है लेट इट बी, इसको पॉइंट दे देंगे डी पॉइंट, ठीक है। तो डी ए आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया, डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए दिस का मतलब दिस लाइन, ये वाली लाइन है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो गया 100 प्लस 100, इट कम्स टू 200 गाइस। अंडर रूट ऑफ 200 अगर देखोगे, क्योंकि ये डी ए का स्क्वायर है तो यहां बचेगा डी ए इज इक्वल टू 200, और जो 200 है गाइस अंडर रूट ऑफ 200 उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 इंटू 2, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 2 गाइस, स्क्वायर रूट और ये कैंसल, ये हो गया आंसर 10 रूट 10, 10 रूट 2, तो 10 रूट 2 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी। क्लियर? ठीक है, तो ये डायरेक्शन टेस्ट इस तरह के कुछ गाइस होते हैं। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें, एक तो एंगल बेस्ड डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के रिलेटेड भी आपको क्लियर हो गया इसमें। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है गाइस। सीता इज पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ एंड सेज इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। देखो गाइस एक लाइन से ये चीज है, पहले आपको पैटर्नल और मैटरनल पता होना चाहिए, ब्लड रिलेशन के कुछ की वर्ड्स होते हैं वो पता होने चाहिए। मैटरनल अगर देखोगे तो माँ वाली साइड से होते हैं मैटरनल, और पैटर्नल देखोगे गाइस तो फादर वाली साइड से, लीनिएज जो बनता है फादर वाली लीनिएज से। अब पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब जो सीता है उनके फादर का फादर, दैट इज पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है ना, वो उसका ग्रैंडफादर है, ये सीता का फादर है। सीता यहां पे है गाइस, और सीता क्या बताती है कि जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है ये मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। तो इकलौता बेटा होने की वजह मतलब उसका कहने का मकसद क्या है, वो उसका फादर है। तो बोलता है उसका जो सन है, उसका जो सन है जो फोटोग्राफ में है, उसके इकलौते बेटे का बेटा जो है वो उसका क्या लगता है। हाउ इज द पर्सन इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू सीता, तो सीता का क्या लगता है। देखो गाइज मैंने पूरा यहां पे आपको ग्राफ बना दिया कि सीता जिसकी तरफ पॉइंट कर रही थी, जिस फोटोग्राफ की तरफ, सेज ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये जो है ये किसका लड़का है, मेरे दादे का जो इकलौता बेटा है उसका बेटा है। तो उसके दादे का इकलौता बेटा उसका बाप हो गया गाइस, और उसका बेटा उसका भाई हो गया। क्लियर? तो ब्रदर आ गया, आंसर ब्रदर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए इज द फादर ऑफ बी। ए क्या है गाइस, वो बी का फादर है। ठीक है, मतलब ए फादर है, बी इज नॉट डॉटर, और बता दिया है बी डॉटर नहीं है। फादर तो है उसका लेकिन बी डॉटर नहीं है। अब देखो गाइस फादर दो ही चीजों का हो सकता है, या तो डॉटर का या सन का, तो डॉटर काट दो ऑटोमेटिकली सन आ जाएगा ना, कितना इजी क्वेश्चन है। एंड डॉटर ऑफ ए, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, बी ए की मतलब क्या लगती है, तो बी जो है वो ए का क्या है, बी जो है वो ए का सन आ गया गाइस। ठीक, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहां पे है, एज बेस्ड क्वेश्चन डाला गया है। ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, हु इज थ्राइस एज ओल्ड एज सी, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 80 years, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो गाइज क्वेश्चन को अगर समझोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझोगे। इसमें क्या है, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, एक एक वर्ड को लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपने। ए इज ट्वाइस ऑफ बी का मतलब है ए की जो एज है वो 2 times ऑफ बी है, ये गिवन है। दूसरा, हु इज थ्राइस एज ओल्ड ऑफ एज सी, मतलब उसकी एज, किसकी, बी की एज, बी की एज सी से 3 गुना है, 3c। समझ आ गया। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, पूरे सबका सम, ए का प्लस बी का प्लस सी का जो प्रेजेंट एजेस का सम है वो है 80 years गाइज। हमें प्रेजेंट एज बी की पूछी है, तो देखो बी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज जो है किसकी, बी की, वो है बी ही मान लेते हैं। क्लियर? तो ए की कितनी एज है, ए की तो 2b भी है, 2b लिख सकते हैं ए की जगह, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहना चाहिए इक्वेशन में हमारा। और बी की एज हमने सपोज किया बी, और सी की एज कितनी है, देखो गाइज अगर बी की एज गाइज कितनी है 3c है, तो सी की एज कितनी होगी, b/3 हो जाएगी ना, तो इसको कर दो b/3 यहां पे, इज इक्वल टू 80। पॉइंट क्लियर?
अब एलसीएम निकाल दो गाइस। एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो इतना टेक्निकल बोलना कुछ नहीं है, थोड़ा सा इजी समझो। एलसीएम का मतलब होता है, यहां पे देखो जो डिवाइड है ना गाइस, तो इसका सपोज करो इसका डिवाइड क्या है 1 है, इसका डिवाइड क्या है 1 है, इसका डिवाइड क्या है 3 है, जिसका डिवाइड कुछ नहीं होता उसको मान लो 1 है। तो इस डिवीजन में देखो सबसे बड़ा डिवीजन डिनोमिनेटर कौन सा है, तो 3 है। सबको गाइस 3 ही मान लो, ठीक है। तो एलसीएम इस तरह से निकालते, हमने 3 मान दिया, लेकिन इक्वेशन में इंबैलेंस नहीं होना चाहिए गाइस। तो 3 माना ना गाइस, ऊपर भी 3 से मल्टीपल कर दो सबको, तो 3 2 जार कितना बनेगा गाइस 6b, फिर यहां पे 1 भी है, 3 1 जार 3, तो 3b। अब देखो गाइस अगर यहां करोगे 1 3b, लेकिन इसके साथ में भी है ना अपना 3 3 3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो b रहेगा यहां पे इज इक्वल टू 80। अब ये वाला 3 इधर ले जाओगे गाइस, तो आपके पास 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 1 हो गया 10, तो 10b नेक्स्ट लाइन में आएगा, 10b इज इक्वल टू, अगर ये 80 यहां पे गाइस आप क्या करोगे 80 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इसको यहां पे ले जाओगे इक्वेशन के इस साइड, ये बनेगा 240, ठीक है। तो आपकी b की एज पूछी आपसे गाइस, तो b की एज कितना होगा, देखो ये और ये जीरो कैंसल, b की एज जो प्रेजेंट एज आएगी 24 ईयर्स, तो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है गाइस। तो हमने अगर इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको स्प्लिट करके इजिली, जितना भी क्वेश्चन में चीजें गिवन होती है उसको एनालाइज करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर इजिली निकल सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहां पे कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ देयर 40, सम ऑफ द रेसिप्रोकल निकालना है गाइस। मतलब अगर दो नंबर है x प्लस वाई, उसका सम है 20 गाइस, और प्रोडक्ट मींस x इंटू वाई दिया है आपके पास 40। पॉइंट क्लियर। तो रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल किसके बराबर, मतलब आपको पूछा है 1 अपान एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, ठीक है, 1 अपान एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा। लेकिन गाइस सबसे पहले ये x और y हमने सपोज किए, आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर इस इक्वेशन को उठाओगे तो दो वेरिएबल्स है आपके पास, मतलब x भी पता नहीं है y भी पता नहीं है, तो आप क्या करोगे गाइस, नेक्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करके इसको एक टर्म में बनाओगे। मतलब आप यहां लिख सकते हो x इज इक्वल टू 40/y, ठीक, मतलब x को भी y की टर्म में आपने निकाल दिया। अब आप क्या करो, x की जगह यूज करो 40/y प्लस y इज इक्वल टू 20। समझ आएगा, ठीक है। अब फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो जो इजी आपको लगता है। तो 41 ज़र 40, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाई y रहेगा, y इंटू 1 वाई इज इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशन के इस साइड चला जाएगा, ये बनेगा आपके पास गाइस 40 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 20y, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास बना वाई स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो गाइस जब सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको इजीली सिंप्लीफाई करके और इसका आंसर जब निकालोगे, x और y का आंसर निकाल के आपका आंसर ये आता है 1/2। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, अभी देख लोगे कि वाई स्क्वायर को, मैंने इक्वेशन आपको बना दिए, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 40 को स्प्लिट करना आपने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो x मिल जाएगा, फिर दोनों को सम करके हमारे पास जो आंसर आता है 1/2 आता है गाइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहां पे, a bus travel with speed 36 km in first hour and travel with speed 42 km per hour in the next hour, what is the average speed of the car, ठीक है। इस बस की एवरेज स्पीड क्या होगी। क्लियर। तो देखो अगर गाइस यहां पे अगर हम चेक करते हैं, मैंने मतलब प्रीवियस मॉक टेस्ट में आपको था इसी एवरेज बेस स्पीड पे एक क्वेश्चन था, उसमें यह बताया था आपको कि हाफ डिस्टेंस v1 से कवर कर रहा है, नेक्स्ट हाफ v2 से कवर कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम आपने v एवरेज निकाला था ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये वाला फार्मूला यूज किया था। लेकिन आज जो है, आज यहां पे आपको क्वेश्चन क्या है कि हाफ टाइम मींस t/2 टाइम के लिए स्पीड है 36, नेक्स्ट t/2 टाइम के लिए स्पीड है 42। जब इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपने कैसे निकालना है, इसको कहते हैं टाइम एवरेज स्पीड। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है
वी एवरेज इज इक्वल टू, वो आएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 36 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना हो गया, 628 437 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा 39 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, टू ट्रेन्स, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, दोनों की लेंथ 120 किलोमीटर है गाइज। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से ये क्वेश्चन है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, अगर एंड 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर सपोज इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है गाइस। हाउ मच टाइम डज द ट्रेन टेक्स टू क्रॉस ईच अदर, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले इनके डिस्टेंस को सम कर दो, टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा गाइस, 120 प्लस 120 वो हो गया 240 मीटर लेंथ बनी, इतना लेंथ इन दोनों ट्रेन को क्रॉस करना है। क्लियर। उसके बाद इनकी स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन से गाइस, रिलेटिव स्पीड निकाल दो ट्रेन की, तो वो निकलेगी, जब भी स्पीड मतलब चीजें अपोजिट डायरेक्शन से मूव करती हैं उनकी स्पीड हमेशा सम अप होती है, तो 30 प्लस 60 हो जाएगा 90 किलोमीटर, सॉरी 90 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखो गाइस, हमसे क्या पूछा है, टाइम। अब देखो आपको पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और अगर इस टाइम को इधर ले आओगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। क्लियर। तो यहां पे टाइम पूछा आपसे, डिस्टेंस क्या आपके पास 240 डिवाइडेड बाई 90, 0 0 कैंसल, 3 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 3 9 और 8 3 24, 3 अपॉन 8 अपॉन 3। क्लियर। अब टाइम देखो गाइज, यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में डाल दिया आपको, यहां पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में डाल दिया है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन इन द सेंस यहां लिखा है 2:2/3, फिर लिखा है 2:1/2, फिर लिखा है 8 सेकेंड, फिर लिखा है 6 सेकेंड। तो आप देख लो यहां पे आंसर अगर गाइज निकालोगे 3 1 3 2 6, तो आपके पास रिमाइंडर 2 होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं हम 2:2/3, इसको ऐसे, तो दिस इज द राइट ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। देखो गाइज, ऑल केक्स आर टॉफी। अब वेन डायग्राम देखो, इसमें एक क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन भी था उस स्टेटमेंट बेस पे मैंने आपको थोड़ा रूल्स बताया था। ठीक है, अभी मैं आपको वेन डायग्राम के हिसाब से यहां बता दूंगा। ऑल केक्स आर टॉफी, ऑल केक्स आर टॉफी मतलब आपके जो भी केक, ये केक है, इस केक के बाहर टॉफी है, केक जितने भी हैं वो सारे टॉफी है, ये टॉफी हो गया। ऑल टॉफीज आर स्वीट, और जो भी टॉफी है वो सारी की सारी स्वीट्स हैं, ये आ गया, ये स्वीट्स है। ये हमारे पास गाइस स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पे हमने कंक्लूजन निकाला। सम स्वीट्स आर केक, क्या कुछ स्वीट्स केक है? हाँ गाइस, क्यों? क्योंकि जब सारे केक स्वीट है तो उसमें से कुछ स्वीट्स केक भी हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ऑल केक्स आर स्वीट, क्या तमाम केक स्वीट है? देखो गाइस, ये वाला केक है तो ये केक क्या पूरी स्वीट के अंदर ही आ रहा है ना, हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो गाइस राइट ऑप्शन क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, कुछ कोडेड लैंग्वेज है हमारे पास गाइस, तो PAN पैन, उसकी जगह कोड किया है इसको 523 से। नेक्स्ट है NIP निप, उसको कोड किया है 375 से। ठीक है, और देन हाउ ANI इज कोडेड, AIN को किस तरह कोड करेंगे, मतलब इसका कोड क्या आएगा। तो यहां पे हमने क्या देखना है गाइस, यहां पे देखो, यहां पे भी P है, यहां पे भी P है, तो यहां पे अगर देखोगे ये 3 और 3 क्या है हमारे पास, दोनों जगह है, और 5 है दोनों जगह, तो हमारे पास N और A, मतलब N भी है और A भी है। N दोनों जगह क्या है, आप लिखोगे यहां पे एक तो P है आपका, एक N है। क्लियर। और इनके साथ जो वर्ड मिलेंगे हमारे पास वो मिल रहा है 5 और 3। ठीक है, फिर A है, एक अननोन चीज है। देखो A तो नीचे नहीं है ना NIP में,
ए नहीं है, लेकिन ऊपर ए है और ऊपर क्या है, 2 है, मतलब ए को जो कोड कर रहा है वो 2, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में 2 होगा एक, ठीक है। और आई है, देखो नीचे अगर देखोगे यहां पे एक और चीज है, बिल्कुल अलग चीज, वो आई है, और यहां पे एक अलग वर्ड क्या है, 7 है, इसका मतलब आई को बता रहा है 7, ठीक, आई को क्या बताएगा, 7। और ए आई एन है, ए आई एन, तो 2 7 किस ऑप्शन में मिल रहा है गाइज, तो 2 7 यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है, लेकिन देखो गाइज 5, हमने 5 को तो कोड कर दिया था ना कि 5 का कोड क्या आएगा, या पी आएगा या एन आएगा, ठीक है। और यहां पे हमारे पास एक अलग चीज जो आ रही है, आई तो हो गया, ए भी हो गया, क्लियर, और एन, तो यहां पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन आ रहा है 275, 275, क्लियर, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि 8 आपको कहीं दिख रहा है, 8 आपको यहां पे किसी में भी वर्ड में नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास ये वाला राइट ऑप्शन। बाकी इन दो ऑप्शन में 2, एक में 7 है, 2 नहीं है, इसमें 2 है, 7 नहीं है, तो ये पहले ही एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन जो हमने देना है, क्वेश्चन नंबर 17 to 19, ठीक है, 17 से 19 क्वेश्चन के लिए ये डायरेक्शन है गाइस, ठीक है। 6 फ्रेंड है, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 फ्रेंड्स है गाइस। ये 6 फ्रेंड्स जो है एक सिटिंग इन ए हॉरिजेंटल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देखो गाइज, ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब सबका मुंह ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, क्लियर, फेसिंग नॉर्थ। डी 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 इज बीज नाइबर, डी क्या है, बी का नाइबर है, तो हमने क्या देखना है, डी जो है वो बी का नाइबर है। सपोज करो गाइज हमने डी यहां कहीं ले लिया, तो वो बी का नाइबर, 2 पोजीशंस हो सकती है, या तो वो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, चलो लेट हम यहां ले लेते हैं, क्लियर। उसके बाद है एंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, और सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो गाइज एफ कहीं बैठा होगा, एफ कहीं बैठा होगा, मतलब अगर बी सपोज किया हमने यहां बैठ जाएगा, तो मुंह बी का कहां है, यहां की तरफ है, बी का राइट ऑफ एफ है, एफ कहां आ सकता है, अगर सपोज करो गाइज आप एफ कहीं इधर बिठाओगे एफ को, तो वो बी उसके लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब एफ की पोजीशन बी के लेफ्ट में होनी चाहिए, तभी जाके बी एफ के राइट में आएगा, क्लियर। तो एफ की पोजीशन कहीं रखेंगे 1 2, ठीक है, तो सेकंड टू द पूरा है, यहां पे एफ डाल देंगे, एफ के सेकंड राइट में बी आ गया, क्लियर। E is sitting somewhere to the left of A, E is sitting somewhere to the left of A, A के लेफ्ट में है। अब A कहां बिठा सकते हैं गाइस, देखो 1 2 3 4 फ्रेंड्स की पोजीशन तो आ गई, एक तो 5 यहां पे हो गया और 6 यहां पे हो गया, ठीक है। तो गाइस यहां पे हमारे पास कहीं जो C है, E जो होगी पोजीशन, E की पोजीशन बता रहा हूं गाइस, ई की पोजीशन गाइज या तो यहां पे होगी या यहां पे होगी, 2 जगह हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को आगे पढ़ो, सी इज सिटिंग सेकंड पोजीशन फ्रॉम द एंड लाइन सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो गाइज 1 2 3 4, अगर बी ये है, बी की पोजीशन ये है, उसका लेफ्ट इस साइड आएगा, तो लेफ्ट से जाओगे चौथी पोजीशन पे सी बैठा होगा, 1 2 1 2 3 एंड 4 आ गया, तो सी गाइज यहां पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब अब ई सी बचता था, तो ई तो पोजीशन ये आ गई और बचा ए यहां, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन की पूरी अरेंजमेंट बन गई। अब आप क्या करोगे, आपका क्वेश्चन जो है वो ये बता रहा है क्वेश्चन, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में जाओगे, थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, तो डी के लेफ्ट में जाएंगे, अगर थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा होगा, 1 2 3, दैट इज सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ। इमीडिएट नाइबर क्या होता है, बिल्कुल उसका पड़ोस, विच पियर, इसमें से जो गिवन पियर है नीचे, इस पियर में से कौन सा पियर इमीडिएट नाइबर है किसका, एफ का।
तो पेयर मीन्स देखो गाइज, ई सी, ई और सी इमीडिएट नाइबर है। देखो गाइज, सी तो उसका इमीडिएट नाइबर है, लेकिन ई नहीं है इमीडिएट नाइबर, क्योंकि ई सी का इमीडिएट नाइबर है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। ए डी गाइज, ए तो है उसका इमीडिएट नाइबर, लेकिन डी उसका इमीडिएट नाइबर नहीं है, ठीक है, तो ए डी भी नहीं आएगा। अब सी ए, यस, सी भी इमीडिएट नाइबर है और ए भी इमीडिएट नाइबर है, किसका? एफ का गाइज, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, सी ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग बिटवीन। देखो इसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट ऐसी कुछ बनी थी, यहां पे डी, यहां पे बी, यहां पे ए, यहां पे एफ, यहां पे सी, यहां पे ई, इस तरह की अरेंजमेंट है। हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है गाइस? देख लो, ए बैठा है, तो राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए गाइस, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो है और लास्ट क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का, ए बॉडी मूव विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कवर्स डिस्टेंस इन 5 आवर। मतलब एक बॉडी गाइस है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 5 घंटे चलती है, टाइम टोटल कितना लेती है? 5 आवर्स, तो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ फार्मूला को अरेंज करना है आपने यहाँ पे। तो कितना डिस्टेंस उसने मूव किया होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर देखेंगे गाइस, यहाँ पे कितना मूव किया उसने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ पे आप निकालोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 10 इंटू 5, कितना आ गया ये गाइस? तो ये डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। लेकिन क्या आंसर आपका 50 किलोमीटर में है? नहीं है गाइस, मीटर्स में सारे आंसर दिए हैं। एक तो 5000 मीटर दिया है गाइस, इतना पता होना चाहिए आपको, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये 5 किलोमीटर, ये तो नहीं होगा। अगर ये 3 काटेंगे 50 किलोमीटर, यस, राइट ऑप्शन। 50 इंटू 1000 करेंगे गाइस, वो एग्जैक्टली 50,000 मीटर के बराबर आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर जो 81 है गाइस, इसमें अगर हम चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पूछा है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सिंबल्स। तो क्या क्या होता है हेक्साडेसिमल में? तो हेक्साडेसिमल में गाइस ये चीज होती है, यहाँ पे 0 to 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल। इसको मतलब बाइनरी नंबर में अगर गाइस कन्वर्ट करोगे, एक कन्वर्ट करके बताता हूं मैं। 23 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, इस तरह का कन्वर्जन हम करते हैं। 11 2 ज़ा 22, एक रिमाइंडर है गाइस, उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। फिर 2 से डिवाइड करना है, तो 5 2 ज़ा 10, एक रिमाइंडर बचता है फिर आपका। फिर 2 से डिवाइड करो गाइस, 2 2 ज़ा 4, फिर रिमाइंडर बचेगा। 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 0। अब बॉटम टू टॉप जाना है गाइस, मतलब इस तरह मूव करना है, तो वो उसका बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो 1 0 1 1 1, तो कौन सा ऑप्शन है गाइस? दैट इज दिस, राइट ऑप्शन बी। क्लियर? कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिव विद, तो किसके साथ होता है? दैट इज कैरेक्टर, राइट ऑप्शन है, ठीक है। अनदर वर्ड फॉर अ डेसिमल प्रिंटर इज, दैट इज लाइन प्रिंटर गाइस। क्लियर? नेक्स्ट, डैश डैश इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? वो लोडर है, लिंकर है और ऑल ऑफ द अबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्क सिस्टम डिपेंड ऑन द बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक एंड ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, डैश डैश कैन बी रिप्रोग्राम्ड बाय यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट। तो उसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं रिप्रोग्राम गाइस? दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी को। क्लियर? कैपिटल लेटर ऑन द कीबोर्ड आर,
तो कैपिटल लेटर कैप्स लॉक से होता है गाइस, क्लियर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज दिस। नेक्स्ट, dash dash is a result produced by the computer. dash dash is result produced by the computer. तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है कंप्यूटर से? गाइस हम कुछ इनपुट देते हैं ना, ठीक है, ये जाता है, इसको फिर प्रोसेस करके एक आउटपुट में देता है, वही तो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज आउटपुट, क्लियर। उसके बाद एब्रीवेशन पूछा है यूनिवेक का, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज होता है गाइस, ठीक है, एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, तो कार्ड में नहीं एक्चुअली गाइस मशीन्स में यूज होता है, तो यहां पे राइट आंसर यह आएगा कंप्यूटर सिस्टम में, क्लियर। यू यूज एन कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, उनको हम क्या कहते हैं गाइस, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, क्लियर। व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट ए रिपोर्ट, जब एक कंप्यूटर हमें रिपोर्ट देता है प्रिंट करके, दिस आउटपुट इज कॉल्ड, देखो गाइस अगर डिस्प्ले में अंदर दिखेगा वो सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं, लेकिन जब प्रिंट दे देगा आपको वो हार्ड कॉपी कहलाएगी, क्लियर। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर डज द फॉलोइंग, क्या क्या कर सकता है, डिस्क फाइल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ये सारे के सारे ऑप्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट किसको यूज करता है, ठीक है, तो दैट इज OCR गाइस, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रैम, रैम में क्या यूज होता है, तो सेमी कंडक्टर यूज होता है गाइस रैम में, क्लियर। नेक्स्ट, USB ड्राइव इज टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो USB ड्राइव कौन सी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, तो ये सेकेंडरी है गाइस, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट, तो लार्जेस्ट यूनिट देखोगे गाइस तो आपको यूनिट मेमोरी का एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है, KB से स्टार्ट होते होते आगे जाएगा, तो यहाँ पे TB आ जाएगा, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 1 जो है गाइस, तो इसमें हमने ये आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो पढ़ के इसका सेंस निकालना है, क्लियर। तो इसका अगर राइट ऑप्शन देखेंगे हम, तो इसका राइट ऑप्शन जो है गाइस वो है दिस, मतलब सबसे पहले हमारे पास आएगा, आई हैड halted ऑन द रोड, एज soon as I saw the elephant I knew I should not shoot him, it is a serious matter to shoot a working elephant, ठीक है, I decided to watch him for a while and then go home, ठीक है। तो इसमें सेंस बनता है इस पैराग्राफ में गाइस। चेंज द नरेशन, क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट ऑप्शन है गाइस दैट इज B, he asked her if she would be at the party, क्लियर। नेक्स्ट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडल, we dash dash not to worry, we dash dash not to worry, we need not to worry, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल्स, फॉर लंच आई हैड डैश डैश सैंडविच, तो आई हैड ए सैंडविच, क्लियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, गिव इट टू हाउएवर कम फर्स्ट, गिव इट टू हाउएवर कम फर्स्ट, कौन आता है पहले उसी को दे दो, कौन सा क्लास है गाइस, तो इट इज एन एडजेक्टिव क्लास, क्लियर। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज, लेट आई बी हेल्प्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, दिस इज द राइट, क्लियर। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब फॉर्म, कैटल डैश डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल डैश डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्लियर। प्लूरल है गाइस कैटल क्योंकि, ठीक है। यूज सुटेबल प्रीपोजिशन, his habits are very similar dash dash mine, similar to mine. Next, change the appropriate synonym, recess, तो गाइज इसका synonym मीन्स सेम मीनिंग वाला हमने बताना है, क्लियर।
तो इसका हमारे पास है एल्कोव। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम फ्रेज। टू क्राई वुल्फ, टू क्राई वुल्फ जो है टू गिव ए फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट, रीअरेंज द सेंटेंस। तो इसका गाइज जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए। क्लियर। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन अगर देखोगे, स्टॉप टॉकिंग अनिल, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार जो है द टीचर सेड। तो इसका राइट ऑप्शन आता है द टीचर टोल्ड अनिल टू स्टॉप टॉकिंग। क्लियर। यूज एप्रोप्रिएट मॉडल, वी डैश डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट। ठीक है, तो ये एक किस्म का मॉडल का यूज करना है गाइज हमने यहाँ पे, तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। क्लियर। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल्स। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी इज डैश डैश कंप्यूटर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या आर्टिकल लग सकता है? 20th सेंचुरी इज कंप्यूटर, इज एन, इज द, इज ए कंप्यूटर। तो इसमें गाइज नो आर्टिकल की जरूरत है, मीन्स नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास। ए हॉट कप ऑफ टी इज व्हाट आई नीड द मोस्ट। तो किस किस्म का क्लास है गाइज? तो ये देखेंगे हम। तो यहां पे देखना है आपने, ये अंडरलाइंड क्लास है। ए हॉट कप ऑफ टी जो है, ए हॉट कप ऑफ कॉफी जो है आपका क्या नाउन क्लास है, क्या एडजेक्टिव क्लास है, क्या एडवर्बल क्लास है? तो ये इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। फिल इन द ब्लैंक by choosing the most suitable word. I gave him a piece of dash dash. I gave him a piece of dash dash. तो advice. Clear? Use suitable tense or verb form. It dash dash raining cats and dogs. ठीक है, तो यहाँ पे it was raining cats and dogs. Clear? Use suitable preposition. I have been married dash dash Monica for over 10 years. तो यहां पे आई हैव बीन मैरिड टू मोनिका। ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, गिव द एंटोनियम, मीन्स अपोजिट मीनिंग देने, पेंसिव। तो इसका जो है राइट ऑप्शन गाइज दैट इज जुबिलेंट। क्लियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब फ्रॉम ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ए ब्लैक एंड व्हाइट, तो गाइज यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे प्लूरल है, दो है तो आर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी है। तो इसी के साथ गाइज 120 क्वेश्चन की एनालिसिस आपकी हो गई। ठीक है, आप क्या कीजिए, टेस्ट जरूर दिया करिए ऐप पे, और टेस्ट देने के बाद फिर इस एनालिसिस को देखें, ताकि फ्रूटफुल भी आपके लिए रहे, ताकि आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो और फिर एक्चुअल अप्रोच क्या होती है क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, हमारी यही एफर्ट रहती है गाइस कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को बेनिफिट बनाएं, मतलब टेस्ट सीरीज़ को एक अच्छा से अच्छा इस तरह से बनाएं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, थैंक यू गाइस।